यादों की। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था? डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट, सजा। किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था। पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही 2 ट्रैक चलते थे। हालांकि 3 ट्रैक भी कह सकते हो, फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो 2 ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे। बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट, उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की। और आज के दौर में लगभग 1000-1500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी। और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है
आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे 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 बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है, बिल्कुल। तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे। ये देखो, ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था। तो वो था, लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा? पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता। वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं 2 क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा। इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत। यस, ये गाना। और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे। डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात। हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं। जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया, तेंदुलकर वाला, और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने। ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे। करेक्ट। और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान काम नहीं। और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे। तो ये जो बात है ना, जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीड़ू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे, और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार, पॉलिटिशियंस, सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे। आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने
पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा, विरोध करेगा, जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा। ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अन्ना हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त। घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता। करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाडा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाडा को वापस कर दिया। गजब। हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है। वो आराम से बेच सकते थे, पैसे ले सकते थे, बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया। गजब। और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाडा के छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाडा के घर लेकर बहुत सस्ते में क्योंकि मिल रहे थे, आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बना है। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदा जी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं, उधर डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे, बिल्कुल, उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था। क्या बात है। पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही ट्रेडिशन है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ। ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है। बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब
सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें। उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी। और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे 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 कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रैजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर बिल्कुल। उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे। और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं, जुझारू एक्चुअली और रियल लाइफ में भी, सिर्फ पर्दे पर नहीं, देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे 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 वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो। ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं। तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने, उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे। ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी रीजन हो नहीं। और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है? बिल्कुल। जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं? देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं। Exactly. तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय। बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुक ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं, दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहाँ से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है, और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने, गजब। तो
ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी। लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे, वो पूरे संसार के लिए क्या थे। एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे। क्या बात है। जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी। बिल्कुल। अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए। उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले। तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो। अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है। अच्छा। और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे? नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें। तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर। ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना। उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे। हमारा खेत भी था, उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे। और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था? सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे। छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ। हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो
कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है। तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं? अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की। वही मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है जी। और क्रिएटिव है जी। और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया। जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है जी, है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें? जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999। अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। कह रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया। वो सब बातें बताइए ना। हाँ, तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए? नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था, और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे। पिटाई नहीं हुई थी? और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा, इसलिए हम निकले। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा, और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी, और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं क्रिकेटियर बन जाऊंगा। और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है जी। आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे, और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी, और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था जी। मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला। हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला उस समय। हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई। लेकिन बिच्छू ने काटा आपको, और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, नाटक करता रहा। धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसकी वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा, और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे जी। हम मतलब हवा में दौड़ते थे। और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे? जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए, और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20, 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था, और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी,
प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग तो वो थे। पलट के नहीं देखती थी? उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे बात हो गई। और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है? कौन सा विषय था आपका? नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पूना गया, पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालवा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा जी। रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे। तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो? मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली। वाह। तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने, जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है। जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई। आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने? मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको? नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे। मतलब प्रोग्राम ऑफिसर जी। और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे। मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश। और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी? जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहाँ पर एक फिल्म आई थी प्यासा, पुरानी, बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे सभी गीत अच्छे लगे। अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे जी। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हों, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे। एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत 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 नसीबों वाली हूँ कि
पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आजादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से। ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही में मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी, वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूंगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ न कुछ ऐसा याद आता है, कुछ न कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की। और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं। क्या बात है। रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था। जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से। तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है, वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशोमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। आई सेड मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके राइट। तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है। तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था। तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं। पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही, मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया।